हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो दोस्तों देखते हैं आज हम सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो कि इस पीपीटी को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जो हमारी मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को देखते हैं पहले। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में इलेक्ट्रिक शॉक, हज़ार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें बिजली से हमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगना, इलेक्ट्रिक बर्न होना, इसके बाद इलेक्ट्रिक्यूशंस होना, यानी कि इलेक्ट्रिक्यूशंस आत्मघात हो जाना, आर्क फ्लैश होना, फायर का खतरा होना, एक्सप्लोजन का खतरा रहना। इसके बाद फॉल फ्रॉम हाइट, यानी कि ऊंचाई से काम करते हुए वर्कर का गिर जाना, वो एक खतरा रहता है। जैसे कि कोई ऊपर काम कर रहा है, उसको बिजली के झटके लगने की वजह से वह क्या होता है, नीचे चला आता है, गिर जाता है, वो हो गया फॉल फ्रॉम हाइट। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, कितना इम्पैक्ट इसका होता है देखते हैं हम। तो इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है हम देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, कितना करंट फ्लो हो रहा है। पाथ ऑफ द करंट, यानी कि जो पाथ है, जो उसका वे है, कहाँ से है, वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेवल ऑफ वोल्टेज, कितना वोल्टेज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का रेसिस्टेंस कैसा है, ठीक है। तो जब हम इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक कॉजेज फेब्रिलेशन बाई डिस्टरप्शन द हार्ट बीट, यानी कि ये क्या करता है, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले कहाँ इम्पैक्ट होता है इसका, इलेक्ट्रिक शॉक का। इलेक्ट्रिक शॉक का इम्पैक्ट हमारे हृदय में, हार्ट में होता है सबसे पहले। तो 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक पैसेज ऑफ करंट ऑफ 2 सेकेंड इज इनफ टू कॉज डेथ, यानी कि हमारा साइड पे क्या होता है कि बहुत सारे एम्पियर्स के जो डीवी पैनल लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें से क्या होता है कि इसका एक दिया है, यानी 1 एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक अगर आपको है तो आपको उसमें विद इन 2 सेकेंड में यानी कि डेथ हो सकती है। 50 मिली एम्पियर ऑफ करंट पैसेज कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट, यानी कि अगर 50 मिली एम्पियर है तो क्या हो सकता है, हमें कार्डियक अरेस्ट होता है। यानी कार्डियक अरेस्ट क्या हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाना, ये खतरा हमें हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बिलो 1 एम्पियर, इसका इम्पैक्ट कैसे है ये देखते हैं, ठीक है। कि देखिए पहले पहला दिया हुआ है कि बिलो 1 एम्पियर नो परसेप्टिबल, यानी अगर 1 एम्पियर के 1 मिली एम्पियर के नीचे है तो क्या हो सकता है, नॉट परसेप्टिबल, यानी कि कुछ भी नहीं उसका। 1 मिली एम्पियर है तो क्या होगा, हल्का सा शॉर्ट लगेगा, यानी हल्का फीलिंग टिंगलिंग महसूस होगा। 5 मिली एम्पियर तक क्या हो सकता है, स्लाइड शॉक लगेगा, नो पेनफुल, पेनफुल नहीं होगा बट स्लाइड शॉक हमें लगने का चांसेस है। 6 से 25 मिली एम्पियर तक वुमेन अगर है तो पेनफुल शॉक लग सकता है, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है इसमें 9 से 30 मिली एम्पियर तक मेन के लिए फ्रीजिंग करंट कांट लेट गो, यानी कि फ्रीज कर सकता है। द पर्सन में थ्रोन अवे फ्रॉम द पावर सोर्सेज, यानी कि झटका देके बाहर गिरा सकती है बिजली हमें, ये चीज़ है। 1 to 4.3 एम्पियर तक हमें क्या हो सकता है, फैब्रिलेशन ऑफ द हार्ट, यानी कि फैब्रिलेट कर सकता है हमारे हार्ट को, मस्कुलर सर्कुलेटर नर्व को डैमेज कर सकता है, ये एक हमें खतरा हो सकता है, ओके। तो और इसका क्या दिया हुआ है, 10 एम्पियर तक। 10 एम्पियर का अगर झटका लग रहा है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, सीवियर बर्न हो सकता है, डेथ इज प्रोबेबल, यानी कि खतरा ही खतरा 10 एम्पियर में। तो 30 मिली एम्पियर इज द देयर सोर्ट लिमिट वैल्यू टीएलवी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारा शरीर का देयर सोल लिमिट होता है वो कितना होता है, 30 मिली एम्पियर तक। आपने सुना होगा इसीलिए कि 30 मिली एम्पियर्स की एम्स के क्या लगे होते हैं, जो आरसीसी भी लगी होती है, ईएलसी भी लगी होती हैं, ताकि 30 मिली सेकेंड में अगर किसी को टच कॉन्टैक्ट में बॉडी आती है तो वो हमें बचा लेता है और ट्रिप कर देता है डिवाइस, इसके लिए हम आरसीसी भी लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कॉजेज ऑफ हजार्ड्स, क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको भी देखते हैं। तो कारण है हमारे यहाँ पर फॉल्टी इक्विपमेंट। सबसे पहला जो हमारा जो फॉल्ट रहता है वो क्या रहता है कि फॉल्टी इक्विपमेंट यूज़ करना।
दूसरा हो गया फेलर इन लोटो इम्प्लीमेंटेशन। लोटो तो आपने नाम सुना होगा। लोटो क्या होता है, कोई मेंटेनेंस के दौरान हमें लोटो लॉग आउट एंड टैग आउट करना पड़ता है, उसको लोटो बोलते हैं। कि जो व्यक्ति उस पर काम कर रहा होता है उसके अंतर्गत हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, कुछ सावधानियाँ लेनी पड़ती हैं, ठीक है। इक्विपमेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें लिखित रूप से उसमें लॉकआउट टैग आउट किया जाता है, ताकि कोई मेंटेनेंस के दौरान कोई उसको मशीन को ऑपरेट ना करे। उस प्रोसीजर के लिए हम लॉकआउट टैग आउट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी एक खतरा है। बिना जानकारी के किसी को काम करना नहीं चाहिए, वो भी एक खतरा है। इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन यूज़ ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट, बहुत सारा इक्विपमेंट क्या होता है कि यहाँ कुछ गलतियाँ होती हैं कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से क्या होता है, कनेक्शन अगर लूज़ है तो क्या हो सकता है उसमें, यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा, फायर हो सकता है, आर्क फ्लैश हो सकता है, इसका चांसेस रहता है, तो इक्विपमेंट भी आग लग जाती है, डैमेज हो सकता है। बाई पासिंग इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, एक खतरा रहता है कि जो हमारे सेफ्टी डिवाइस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि RCCB, ठीक है, RCCB ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, RCCB जो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम नहीं लगाते, नहीं इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी एक बाईपास करना भी हमें हमारे लिए खतरा हो सकता है। इनकम्पिटेंट वर्कर्स, जो कम्पिटेंट नहीं है उसको काम में लग जाना, वो भी एक खतरा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे हम समझें कि चोट ना लगे साइड पे, तो देखते हैं आगे। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ डैमेज पावर सॉकेट सबसे पहले दिया हुआ है, एलिमिनेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशंस डैमेज पावर सॉकेट विद स्टैंडर्ड स्टैंडियल, यानी इंडस्ट्रियल सॉकेट विद सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि अगर हम एलिमिनेशन करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, हटा ही देते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ पर क्या है, डैमेज पावर सॉकेट लगा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये सॉकेट यूज़ कर रहा है डैमेज, तो इस तरह का हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, हटा ही देना है, ठीक है। या फिर उसको क्या कर देना है, अगर यूज़ करना है तो उसको सही प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है, सब्स्टिट्यूशन कर देना है, उसको प्रोटेक्ट क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अगला लॉकआउट आइसोलेशन से हम क्या करते हैं, लॉकआउट एंड टैग आउट करते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सीडेंटल टर्निंग ऑन ऑफ हजार्डस एनर्जी लाइक एन इलेक्ट्रिकल हो गया, न्यूमेटिक हो गया, स्ट्रीम लाइन्स हो गई, मैकेनिकल हो गई, ठीक है। बाई अप्लाइंग लॉक एंड टैग ओवर इट बिफोर एनी मेंटेनेंस वर्क, ये देखिए आप यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये लॉकआउट एंड टैग आउट है। यहाँ पर देखिए लॉक लगा हुआ है, टैग यहाँ पर लगा हुआ है, क्या काम चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है, एक आइसोलेट कर सकते हैं उसको। एक हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या होता है, जिसको हम फिजिकली से हम उसको सुधार कर सकें, जैसे अभी यूजिंग नॉन कंडक्टिव टूल्स, जो नॉन कंडक्टिव है, ये देखिए इसको हम यूज़ करके खतरे को कम कर सकते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज डिवाइडर, जो वोल्टेज डिवाइडर उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, कम से कम मतलब पावर लें। सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस लगा सकते हैं, अर्थिंग लगा करके, वो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में है कि अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। एंड डबल इंसुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट केबल्स, यानी कि जो सेलेक्ट करते हैं, जो इक्विपमेंट केबल्स हैं उसको सही तरीके से हमें यूज़ करना है, अच्छा यूज़ करना है, डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं से इंसुलेशन डैमेज नहीं हो, ठीक है, पुराना ना हो, यानी कि रेटेड कैपेसिटी का है कि नहीं उसको भी चेक करना है। फेंसिंग टू प्रिवेंट रीच टू इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ठीक है, फेंसिंग टू प्रिवेंट रीच टू इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। अभी जैसे मान लीजिए स्विच यार्ड है, ठीक है, स्विच यार्ड है, यहाँ पर क्या हमें इंस्टॉलेशन कर देना है, फेंसिंग लगा देना है, फेंसिंग लगा दी, वो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में हमारे आ गया। तो एज ए BOC यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की 47 के 3 में 3 चैप्टर में दिया, ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क शैल बी कैरिड बाई इंसुलेटर पावर टूल विद प्रोटेक्टिव ग्लव्स, ठीक है। जो भी हम इलेक्ट्रिकल जो भी यूज़ करेंगे इंसुलेट होना चाहिए और प्रोटेक्टिव हैंड ग्लव जरूर होना चाहिए, ठीक है। एक है, यहाँ पर आते हैं तो सर्किट ब्रेकर्स, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, RCCB, जैसे कि अभी पिछले टॉपिक में पिछले पॉइंट्स में रखा हमने कि टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन रेसिडुअल करंट फॉल्ट, रेटेड करंट मिली एम्पेयर कितना आता है, 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर तक ये आता है।
ELCB क्या आता है? ELCB लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि ELCB लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट, लीकेज करंट, इसको चेक करता है। ठीक है, ये भी रेटेड करंट कितना आता है? 30 मिली एम्पियर्स एंड 100 मिली एम्स एंड 300 मिली एम्स तक के आते हैं। एप्लीकेशंस सब डिस्ट्रीब्यूशंस पैनल जो होते हैं, ठीक है, इतने इसमें से लगा सकते हैं। इसके बाद थर्ड देखिए, रेटिंग इन मिली एम्पियर्स प्रोटेक्शन इंस्टॉलेशंस, तो इसमें कुछ दिया है RCCB और ELCB के बारे में। 30 मिली एम्स ह्यूमन एनिमल्स प्रोटेक्शन बाई एक्सीडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 30 मिली एम्स में, ठीक है। पावर सॉकेट आउटलेट, इतना को प्रोटेक्शन देगा ये। नेक्स्ट क्या है, अभी 100 मिली एम्स क्या करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर सुटेबल टू इंस्टॉल्ड इन द LDB ऑफ बिल्डिंग्स। ये क्या करता है? सुटेबल करता है, ये फायर को कंट्रोल करता है, यानी फायर से बताता है। लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऑफ बिल्डिंग्स। 300 मिली एम्पियर प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर फ्रॉम हैवी इक्विपमेंट प्रोन टू हाई लीकेज करंट आउटसाइड लाइटिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि 300 मिली एम्पियर वहाँ लगाता है जहाँ पर हाई वोल्टेज का सप्लाई होती है, वहाँ पर इसको लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है BOCW रूल्स 4716500103 फर्स्ट, ऑल मेटल पार्ट्स, ये क्या है? ऑल मेटल पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिक्स्ड अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रिक टूल्स नॉट कैरिंग ए करंट मस्ट बी इफेक्टिवली अर्थेड आइदर। सेपरेट अर्थ इलेक्ट्रोड सिस्टम होना चाहिए, अर्थेड टर्मिनल सप्लाइड बाई इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होना चाहिए, मेटलिक सीट एंड armoring of incoming supply cable, earthing via water pipes, gas pipes and steel structure of the site should not be permitted. earthing wire, water pipes, gas pipes, ये सब अर्थिंग के लिए अवेलेबल मतलब जो है एलिजिबल नहीं है, इसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या देखते हैं हम, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मेंटेनेंस, इंश्योर दैट द एनर्जी इज आइसोलेटेड बाई लोटो सिस्टम पीरियड टू वर्क। सबसे पहले अगर मेंटेनेंस चल रहा है तो वहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि वहाँ पर जो भी काम हो लोटो को यूज़ करके ही मेंटेनेंस वर्क करना है। द रिकॉर्ड ऑफ द लाइन क्लियरेंस इश्यूड व्हेन दीज वेयर रिटर्नड शुड बी मेंटेन विद ऑल रिलेवेंट डिटेल्स। देखिए जैसे कि जो लाइन क्लियरेंस होती हैं, पावर लाइन्स होती हैं, उनको शट डाउन लिया जाता है ना, उस टाइम भी लोटो भी यूज़ होता है कि कौन बंदा लिया, कौन किस एरिया का नाम लिखा जाता है, किसने लिया, कितने टाइम तक ले रहा है, किस काम के पर्पज पे ले रहा है शट डाउन, वो भी हमें इसमें लोटो से फ़ायदा मिलता है। ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन टू बी अलाउड टू वर्क इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जो भी वर्कर जो भी काम करेगा इलेक्ट्रिशियन को ही करना है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन वही करना है, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। द पर्सन वर्किंग शुड नॉट वियर एनी कंडक्टिव मटेरियल एज लाइक वॉचेज ब्रेसलेट रिंग्स ज्वेलरी। जो इलेक्ट्रिकल में काम करेगा उसको वॉच अलाउ नहीं है, ब्रेसलेट अलाउ, रिंग अलाउ नहीं, ज्वेलरी अलाउ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, कंडक्टर गुड कंडक्टर है ना, इस मेटल्स, इसके लिए उसमें करंट आ सकता है। मेटलिक एंड वुडन लैडर सेल नॉट बी प्लेस्ड नियर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मेटलिक नहीं होना चाहिए, वुडन नहीं होना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिकल में काम करेगा वो अलाउ इस पर नहीं। अप्लाई SOP, ठीक है, SOP अप्लाई करना है, यानी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसको बनाना है हमें। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, जो भी वर्कर वहाँ पर इन्वॉल्व होगा सबको ट्रेनिंग देना है। ओनली फाइबर ग्लास लैडर शुड बी यूज्ड एट इट इज़ नॉन कंडक्टिव नेचर, ओनली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ करना है, जो लैडर यूज़ करना है तो उसको हमें फाइबर ग्लास की यूज़ करना है। हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन्स ऑपरेटर्स, जो भी हमें यूज़ करना है सप्लाई, तो ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क सेल बी कैरिड आउट बाई वीरिंग नॉन कंडक्टिव PPEs, जो भी हमें काम करने के दौरान उसमें नॉन कंडक्टिव PPEs हमें पहनना है, ठीक है। जैसे हार्ड हेड, सबसे पहले क्या सेफ्टी हेलमेट होता है। क्लास जी यानी 2200 वोल्ट फेस टू ग्राउंड, अगर फेस टू ग्राउंड है 2200 वोल्ट तक हमें क्या करना है, क्लास जी का यूज़ करना। क्लास E यानी कि 20,000 वोल्ट तक फेस टू ग्राउंड तक यूज़ करना है सब, ठीक है। और एक क्या है, सेफ्टी ग्लासेस, इंसुलेटेड सेफ्टी शूज़ IS 15298 पार्ट 2, इसके अनुसार हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। 15,298 इसका कोड है IS। शूज़ जो इलेक्ट्रिकल आते हैं, इंसुलेटेड हॉट स्टिक्स, इंसुलेटेड रबर ग्लव्स होता है जिसका IS कोड है 4770-1991, ठीक है। रबर स्लीव्स यूज़ करना है, लाइन टेस्टर यूज़ करना है, ग्राउंडिंग डिस्चार्ज ट्यूब यूज़, आर्क फ्लैश स्विच यूज़ करना है। इतना कुछ जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है, ये सब यूज़ कर रहा है यहाँ पर। देखिए हैंड ग्लव्स लगाए हुए, यानी कि 2200 वोल्ट का 20,000 वोल्ट के, ये उसके अकॉर्डिंग पावर के हिसाब से
ये ग्राउंड है, ठीक है, रबर ग्लव्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं दोस्तों, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड रिकॉर्ड्स हमें देखना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, डन बाई ए क्वालिफाइड पर्सनल, अर्थ रेसिस्टेंट चेक करना, जो क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियंस है, इंजीनियर्स हैं, उन्हीं के द्वारा हमें ये टेस्टिंग अप्रूव कराना है। इसका सही ओम्स में हमें रेसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे करंट लीकेज लीकेज हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें ये मेंटेन रिकॉर्ड करना होता है। तो अर्थ रेसिस्टेंट सर्किट ब्रेकर्स यानी ELCB, RCCB, जनरल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन shall be done monthly once during the internal electrical safety audit and report to be sent to HO safety coordinator। यानी हमें रिकॉर्ड रखना होता है कि हमारा साइट का जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अनुसार हम लोग काम करें कि नहीं करें, ये हमें मंथली वंस ड्यूरिंग यानी कि महीने में एक बार तो करना ही है, ठीक है, और हमें HO को भेजना है उसको। थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ से हमारा चैप्टर रहा ख़त्म। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करिए, ताकि आप तक जो भी वीडियो हम यहाँ से भेजें आप तक पहुँच सकें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सभी को, मेरा नमस्ते।